क्या हो अगर कोई व्यक्ति चमड़े की नाव से अटलांटिक महासागर को पार करने की बात कहे तो आप उसे एक पागल ही कहेंगे। ऐसा ही पागलपन भरा ख्याल टिम शेरविन नामक एक व्यक्ति के दिमाग में आया तो लोगों को उसका विचार मूर्खतापूर्ण लगा। भला अटलांटिक महासागर को एक चमड़े की नौका से कैसे पार किया जाए? ऊपर से अटलांटिक महासागर का पल पल में बदलता मिजाज, ऐसे में चमड़े की नाव से अटलांटिक महासागर को पार करना एक दुस्साहसिक और जान को जोखिम में डालने वाला कार्य था। दोस्तों, लाइफ डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, टिम शेरविन एक दुस्साहसिक खोजी है जिसने चमड़े की बनी नाव से अटलांटिक महासागर को पार करके दिखा दिया था। टिम को चमड़े की बनी नौका से अटलांटिक महासागर को पार करने की प्रेरणा 6वीं शताब्दी के एक आयरिश पादरी सेंट ब्रेंडन से मिली थी। प्राचीन स्पेनिश साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि कोलंबस से 1000 साल पहले सेंट ब्रेंडन ने अपने कुछ साथियों के साथ चमड़े की बनी नौका से अटलांटिक महासागर के रास्ते अमेरिका की यात्रा की थी। इसका मतलब यह था कि कोलंबस से 1000 साल पहले ही सेंट ब्रेंडन ने अमेरिका को खोज निकाला था। उस समय यह कहानी एक काल्पनिक लगती थी, पर तालीनी किताबों में सेंट ब्रेंडन की समुद्री यात्रा का उल्लेख मिलता है। उन किताबों में यह बात काफी विश्वास के साथ बताई गई है कि ब्रेंडन ने स्वनिर्मित चमड़े की नाव से अटलांटिक महासागर को पार किया था। टिम ने सेंट ब्रेंडन की इस यात्रा की चर्चा सबसे पहले अपनी पत्नी से सुनी थी, जो मध्यकालीन स्पेनिश साहित्य की विशेषज्ञ थी। टिम की पत्नी का मानना था कि सेंट ब्रेंडन की यात्रा सत्य और प्रमाणित थी, क्योंकि इस यात्रा कथा में स्थानों की भौगोलिक स्थिति, यात्रा मार्ग और कठिनाइयों का वर्णन इतना सटीक था कि इसे पूरी तरह कल्पित नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह था कि आखिर ब्रेंडन की इस यात्रा को प्रमाणित कैसे किया जाए। खोजी इतिहासकारों के लिए एक उलझन भरा सवाल था, पर टिम का मानना था कि ऐसी ही चमड़े की नाव से यदि अटलांटिक को पार किया जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि सेंट ब्रेंडन ने वास्तव में अटलांटिक महासागर को पार किया था। पर सवाल यह था कि आखिर यह जोखिम उठाए कौन? अटलांटिक महासागर की प्रचंड लहरें और उमड़ते तूफानों में एक चमड़े की नौका की भला क्या औकात? टिम के पास ब्रेंडन की यात्रा को प्रमाणित करने का एकमात्र उपाय था कि वह खुद वैसी ही चमड़े की नाव बनाकर स्वयं उससे अटलांटिक महासागर को पार करके दिखाए। पर यह कार्य इतना आसान नहीं था। भला चमड़े की नौका और अटलांटिक महासागर, यह जान को जोखिम में डालने का कार्य था। पर ब्रेंडन की यात्रा को प्रमाणित करने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। टिम शेरविन इस यात्रा की तैयारी में लग गया। इसके लिए उसे वैसी ही एक नौका तैयार करनी थी जैसी नाव से ब्रेंडन ने यात्रा की थी। इसके लिए टिम को ऐसे चमड़े की आवश्यकता थी जो समुद्र के खारे पानी में खराब ना हो, क्योंकि साधारण चमड़ा समुद्र के पानी से कुछ ही समय में खराब हो जाता है, जिससे उसकी जान जाना तय थी। तो इसके लिए टिम ने चमड़ा विशेषज्ञ जॉन वाटरर से संपर्क किया। जॉन वाटरर ने टिम को बताया कि साधारण चमड़ा तो पानी में खराब हो जाता है, पर बलूत के पेड़ की छाल से बना चमड़ा कई अरसे तक पानी में खराब नहीं होता, और यकीनन ब्रेंडन की नाव इसी बलूत के पेड़ की छाल से बने चमड़े से बनी होगी। अब टिम को बलूत के पेड़ की छाल का चमड़ा खोजना था। ऐसे में बिल क्रागन नामक व्यक्ति को जब पता चला कि टिम चमड़े की नाव से अटलांटिक महासागर पार करना चाहता है, तो वह टिम के उत्साह से प्रभावित हुआ। क्रागन के चमड़े की फैक्ट्री थी। उसने टिम के लिए बलूत के पेड़ की छाल के चमड़े की व्यवस्था की। अब टिम के पास बलूत की छाल से निर्मित चमड़े के 57 टुकड़े थे, जिनका प्रयोगशाला में और विश्लेषण करके चमड़े को अधिक टिकाऊ बनाया गया। पर मसला यहीं खत्म नहीं हुआ। टिम को हूबहू वैसी ही नाव बनानी थी जैसी नाव से ब्रेंडन ने यात्रा की। इसके लिए टिम ने कोलिन मुरई नामक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसकी जानकारी नौकाओं के बारे में काफी अच्छी थी। मुरई ने टिम को नौकाओं के कई स्केच पेपर पर बनाकर दिखाए, पर टिम को कोई भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सारे डिजाइन पेचीदा थे जिनका संचालन करना थोड़ा मुश्किल था। अंत में मुरई ने एक साधारण डिजाइन बनाया, जिसे देखकर टिम काफी प्रसन्न हुआ। उसे उसकी पसंद की नाव मिल गई थी। टिम का ख्याल था कि बिल्कुल ऐसी ही नाव से ब्रेंडन ने अटलांटिक की यात्रा की होगी, क्योंकि ऐसी नाव का संचालन बहुत आसान था।
टिम ने अपनी यात्रा का आरंभ वहीं से करना तय किया जहां से 6वीं शताब्दी में ब्रेंडन ने किया था। इसके लिए टिम आयरलैंड पहुंच गया। आयरलैंड में पहुंचने के बाद टिम ने कुछ कारीगरों को लेकर नाव बनाई जिसमें किसी भी प्रकार की आधुनिक रूपरेखा नहीं रखी गई। उसने अपनी नाव को बिल्कुल प्राचीन तरीकों से ही बनाया। जब नाव बनकर तैयार हो गई तो अब टिम को जरूरत थी यात्रा के लिए कुछ साथियों की। अब टिम सेवरिन कुछ ऐसे साहसिक लोगों की खोज में जुट गया जो उसके साथ इस खतरनाक यात्रा पर चल सके, और आखिर में उसे 4 साथी मिल ही गए। 17 मई 1976 को टिम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर ब्रेंडन क्रीक नामक यात्रा शुरू की। अटलांटिक महासागर की लहरों के सामने टिम की नौका की औकात किसी तिनके के समान थी। खतरा पग पग पर था। यात्रा के आरंभ में ही व्हेल मछलियां नाव के आसपास मंडराने लगी थी। यात्रा के लिए टिम ने वही मार्ग अपनाया जो ब्रेंडन ने अपनाया था। बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए उनके पास सौर ऊर्जा से चलने वाले 2 रेडियो थे। तूफानी समुद्र की यात्रा इतनी आसान कहाँ होती है, और जैसे ही समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया, टिम की नौका लहरों पर तिनके की भांति उछलने लगी। तूफान की उग्रता और लहरों के थपेड़ों ने नाविकों की हालत खराब कर दी। यही वह क्षण था जब टिम को ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हुआ था। समुद्री तूफान थमा तो नौका हिमखंडों के बीच जा फंसी। यदि इस समय नाव किसी हिमखंड से टकराती तो उसका डूबना तय था। अनेकों कष्ट और परेशानियों के बाद आखिर में जब टिम की चमड़े की नाव 26 जून 1977 को बंदरगाह पर पहुंची तो उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची, और इस तरह सेंट ब्रेंडन की 1300 साल पुरानी यात्रा को सत्य प्रमाणित किया गया। टिम सेवरिन का यह साहसिक कारनामा ऐतिहासिक रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।